हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी असम के एक खास कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर सभ्यता गुप्ता, जो कि एक्सपर्ट है गायनेकोलॉजी और गायनी ऑन्कोलॉजी में। वो मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से बिलोंग करती है। साथ ही साथ डॉक्टर सभ्यता गुप्ता फर्स्ट वुमन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म की है फॉर बोथ कैंसरियस एंड नॉन कैंसरियस डिजीज के लिए। उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त है, जिसमें आर्क ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, मेडिकेयर एट ऑल इंडिया आर्काइव्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली फॉर द ईयर 2009। साथ ही साथ वो सदस्य भी है इंटरनेशनल गायनेकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी, द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी एंड द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में। डॉक्टर सभ्यता गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन दूरदर्शन के इस खूबसूरत मंच में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा गायनेकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में। गायनेकोलॉजिकल हेल्थ क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? महिलाओं की जो हेल्थ है, जी, चाहे वो किसी भी फेज़ में हो, चाहे वो एडोलेसेंट में हो, जब जो एज है यंग गर्ल्स होती हैं उस टाइम की बात करें, या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें, जब गर्भधारण की बात करते हैं हम, जब मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं हम, जब फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं हम, वो भी एक फीमेल्स की हेल्थ के बारे में बात है। इसके साथ ही साथ जो कैंसर्स हैं जी, वो जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी एज में होते हैं, अगर महिलाओं में होते हैं तो वो भी महिलाओं की हेल्थ के बारे में ही बात होगी। सो कुल मिला के कुछ कैंसर्स हो गए और बिना कैंसर वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, बिना कैंसर वाली प्रॉब्लम्स में जो गायनी की प्रॉब्लम्स आ गई, उसमें जो यंग एज होती है उसमें पीसीओडी हो जाता है, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गई। जब थोड़ी और उम्र बढ़ती है तो कई बार जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, जो मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, वो हो सकती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस होता है, या फिर कुछ और शारीरिक बनावट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सबको ही हम आज के परिवेश में गायनेकोलॉजिकल हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, मेरा ये मानना है, और जो मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहूँगी कि अगर एक घर में महिला स्वस्थ है जी, तो मानिए कि वो सारे घर का ख्याल रख सकती है, वो अपने हर हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फैमिली, be it in the for the family or the community or the society or the nation। जी, अगर हमारी महिलाएं तंदुरुस्त हैं तो समझिए कि हम बहुत आगे बिल्कुल। हम तरक्की शॉर्ट कर में रहे कह सकते हैं कि एक परिवार में अगर एक महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है। बिल्कुल। जी, जी। मैं अगर हम सहमत कॉमन कॉजेस के बारे में बात करें, आज तमाम दर्शक आज आपको देख रहे हैं, स्पेशली दिल्ली से आए हैं मैडम, हमारे साथ दूरदर्शन में जुड़े हैं, डीडी आसाम में जुड़े हैं आज हमारे साथ। तो कॉमन कॉजेस क्या है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए? कुछ हार्मोन रिलेटेड होती हैं, जी, कुछ इन्फेक्शंस रहती हैं, वो भी एज रिलेटेड होती हैं, और कुछ जो है वो मासिक धर्म के साथ जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जी, जैसे ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन हो जाना या मेंस्ट्रुएशन ना होना, या फिर जल्दी जल्दी बीच में मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होना, या फिर कुछ कैंसर्स हैं। जी। सी तो अगर आज हम बात करें कि जैसे हम लोग मानते हैं कि कैंसर्स जनरली ओल्ड एज में ही होता है, तो गायनेकोलॉजिकल जो कैंसर्स है ये क्या यंग एज में भी किसी को डेवलप हो सकता है? देखिए, जब हम कैंसर्स की बात करते हैं ना महिलाओं में, तो हमने देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ऊपर आता है, जी, उसके बाद सर्विकल कैंसर आता है, उसके बाद ओवेरियन कैंसर हो गया, यूट्रस का कैंसर हो गया, और फिर कुछ और कैंसर है, वल्वा, वेजाइना के, वो जी, कैंसर्स आते हैं। सो ये कैंसर जो हैं, एज सर्टनली माना जाता है कि एक कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। जी, बढ़ती हुई एज से कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, मगर ये गलत बात है, ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हम सोचें कि कैंसर जो है वो सिर्फ बुढ़ापे में जाके होगा, ऐसा जी। नहीं है। ऐसा नहीं है। तो अगर जी, इनफैक्ट यंग गर्ल्स में यूट्रस के तो नहीं कह सकते, मगर ओवरी के कैंसर्स दिखते हैं, और यंग अवस्था में सर्विक्स का कैंसर बहुत कॉमन है, क्योंकि एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो इन्फेक्शन बहुत कॉमन जी। है। आपने जैसे कहा कि काफ़ी सारे यंग गर्ल्स भी इस भयानक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्पटम्स जो अगर आप बताएं, हमारे काफ़ी दर्शक जो समय देख रहे हैं डीडी आसाम का ये प्रोग्राम, उनको काफ़ी मदद मिलेगी इस चीज़ को जानने के लिए। देखिए, मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि हर कैंसर के अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, और ये सभी महिलाओं को लागू है कि अगर उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो पहले जाके डॉक्टर को दिखाना है, जी, बजाय इसके कि घर में ही सोच लेना कि भाई मुझे कैंसर हो गया या मुझे कैंसर नहीं है। ठीक है। अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, तो अगर किसी भी महिला को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन होती है, ब्लीडिंग जी, बहुत ज़्यादा होती है,
या फिर 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, या उनको अगर मीनोपॉज हो चुका है और मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, जी। या फिर पेट भरा भरा लगता है, इन जनरल ऐसा लगता है कि खाना पच नहीं रहा है या बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, जो ब्लैडर एंड बॉवल हैबिट्स होती हैं जी। उसमें अगर कोई ऑल्ट्रेशन आ गई, या कोई जो वेट लॉस अगर हो गया कोई, तो ऐसी चीज़ों में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो प्लीज़ डॉक्टर को मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये कैंसर है, मगर कभी कभार इसमें कैंसर का शक रहता है, तो बेहतर है कि डॉक्टर को मिल के दिखा के पता कर लीजिए कि हाँ कैंसर तो नहीं बन रहा है। हम कहते हैं वैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो एग्जैक्टली प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, 2010 में आप पहली महिला थी भारत की जिसने गायनिकोलॉजिकल रोबोटिक सर्जरी की थी। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और साथ ही साथ आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब हम रोबोटिक्स के बारे में बात करते हैं, आज भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पर इम्पोर्टेंस दे रही है, तो सर्जरी के क्षेत्र में रोबोटिक्स और गायनिकोलॉजिकल क्षेत्र पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो जनता का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रोबोटिक सर्जरी है वो भी सर्जन करता है, वो भी हम ही करते हैं जी। वो रोबोटिक जो है वो रोबोट आके नहीं करता है सर्जरी, उसको एक बात तो ये समझना है। दूसरा ये है कि ये सर्जरी क्योंकि ये एक दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी है जी। छोटे छोटे कट दिए जाते हैं, बहुत प्रिसाइज सर्जरी होती है इसमें। जब छोटे कट देते हैं तो हीलिंग जल्दी होती है, निशान दिखता नहीं है, और साथ ही में क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस्ड रहता है इक्विपमेंट, तो क्या होता है कि देखने में जो अंदर की जो नज़र आता है, जो अंदर फील्ड सर्जिकल फील्ड नज़र आती है, वो बहुत ही बेहतरीन होती है और मैग्नीफाइड होती है। अच्छा, तो जो हम एक्यूरेसी जो इंस्ट्रूमेंट्स हाँ प्रिसाइज बहुत होती है, सो बहुत प्रिसाइज सर्जरी होती है, छोटे छोटे कट आते हैं, दर्द कम होता है। इवन पोस्ट ऑप पीरियड में भी हमने देखा है कि मरीज अक्सर जो है नेक्स्ट डे उठ के खुद ही चल फिर रहा होता है, कभी कभार सेम डे भी शाम को। अगर हम रेगुलर स्क्रीनिंग की बात करें, आपने जैसे पहले भी कहा कि कुछ भी अगर सिम्टम हमें दिखाई दे तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, तो रेगुलर स्क्रीनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? रेगुलर स्क्रीनिंग क्या हमें इस कैंसर से बचा सकते हैं? सब बीमारियों के लिए, सब कैंसर्स के लिए तो स्क्रीनिंग नहीं है, मगर हाँ कुछ कैंसर है, जैसे हम सर्विकल कैंसर की अगर बात करते हैं तो सर्विकल कैंसर 100% प्रिवेंटेबल है। अच्छा, मतलब इससे 100% बचा जा सकता है अगर आप टाइम टू टाइम अपनी स्क्रीनिंग कराएंगे, या इसके लिए आजकल तो वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है, अगर आप वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो भी बच सकते हैं। साथ ही साथ में टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग करानी होती है। आपने सुना होगा पैप स्मीयर एक टेस्ट होता है, बिल्कुल, वो किया जाता है। आजकल उससे भी एक बेहतरीन टेस्ट आ गया है जिसको HPV टेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, अगर आपकी एक्सेस है, अगर आप HPV टेस्टिंग करा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। साल में 5 साल के बाद एक बार कराना होता है। अच्छा, ठीक है, अगर नॉर्मल रिपोर्ट आ गई तो अगला रिपीट जो करना है 5 साल में करना है जी। तो अगर आपकी एक्सेस नहीं है तो फिर आप पैप स्मीयर जैसा टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसको 2 से 3 साल में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए दोबारा से। और अगर इसके लिए भी एक्सेस नहीं है, अगर आप बहुत ही किसी रिमोट जगह पे रहते हैं, तो भी आपको जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। तो उनके पास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर टेस्ट उपलब्ध होगा जिससे वो आपकी सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें, जो भी गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स है, तो इसमें केमोथेरेपी वगैरह और क्या क्या आता है इसमें, आप हमें बताइए थोड़ा। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की बात होती है और साथ में वैक्सीनेशन की बात होती है। जी। सो वैक्सीनेशन जब करते हैं तो फिर आजकल सर्विकल कैंसर के लिए भी वैक्सीनेशन उपलब्ध है। वो ट्रीटमेंट नहीं है जी, वो प्रिवेंशन के लिए है। अच्छा, ठीक है, छोटी बच्चियां हैं आजकल, ये है जो रिकमेंडेशन, जो स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि 9 साल से ऊपर की बच्चियों को दिया जा सकता है। अच्छा, सो 9 से 14 साल के बच्चों को, फिर 15 से 25 और इवन 45 साल की उम्र तक ये इंजेक्शन दिया जा सकता है, जो आपको बचा सकता है काफ़ी हद तक कुछ सर्विकल कैंसर से। साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपने वैक्सीनेशन लिया भी है तो भी जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है, चाहे वो पैप स्मीयर से करा रहे हैं, चाहे HPV टेस्टिंग से करा रहे हैं, वो कंटिन्यू रहेगा, वो कराते रहना है आपने। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात जो आपने करी, सो ये प्रिवेंशन था। जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जब कैंसर का ट्रीटमेंट हम करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी केसेस जो हैं वो सर्जिकल किए जाते हैं, सर्जरी की जाती है जी। कुछ में साथ में कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में साथ में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। सो तीनों चीज़ों को मिला के कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। कभी कभार सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बट अदरवाइज सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। अच्छा,
अगर हम कॉमन रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि ऐसे कौन से कॉमन रिस्क फैक्टर्स है जो कि आपके गायनेकोलॉजिकल जो कैंसर्स है, अलग टाइप के कैंसर्स है, उनको बढ़ावा देते हैं? अगर आपको HPV इन्फेक्शन है जी तो आपके चांसेस सर्विकल कैंसर के होने के या कुछ और भी कैंसर्स हैं जी। वो होने के ज़्यादा हैं। जी ओबेसिटी अपने आप एक रिस्क फैक्टर है। जी अगर आपका वज़न जो है वो आप जो है उस जो नॉर्मल एवरेज आपका होना चाहिए वज़न वैसा नहीं है, आप ओबीस हैं, मोटापे की तरफ हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर। अगर आप स्मोक करते हैं तो वो भी रिस्क फैक्टर है। इनफैक्ट अल्कोहल भी जितना कम हो उतना ठीक रहेगा, अवॉइड करना चाहिए वो भी। जी ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। साथ ही में अगर आपका जनरल इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा चांसेस हैं कैंसर को कॉन्ट्रैक्ट करने के। जी। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट से जुड़ी रहती है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान एक महिला को कितना इमोशन और फिजिकल सपोर्ट का ज़रूरत होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही महत्व है इसका, जी क्योंकि कैंसर जब होता है ना किसी को, इंसान की सेहत तो खराब होती है जी मगर उसका जो मानसिक स्टेटस है वो भी थोड़ा सा हिल जाता है। बिल्कुल। उसको बहुत ज़रूरत है इस टाइम, अगर उसको उसकी परिवार वाले, उसके फ्रेंड्स, कम्युनिटी फॉर दैट मैटर, अगर ये सब लोग सपोर्ट करते हैं तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वापस आती है, जो उसका सेल्फ एस्टीम है वो वापस आता है। अगर हम ये बात करें, मान लीजिए अगर किसी को अपनी डिलीवरी करवानी है और उनको अगर कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो वो डिलीवरी से पहले या ट्रीटमेंट से पहले अपनी डिलीवरी को प्रिजर्व कर सकती है? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बात अलग है। जब अगर वो प्रेग्नेंट हैं और कैंसर है तो फिर अलग अलग कैंसर्स में अलग अलग तरीके से उसको पेशेंट को संभाला जाता है। अगर हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आज की डेट में बहुत हद तक वो ऑफ़र भी किया जाता है। सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का ऐसा है कि हर कैंसर में फॉर दैट मैटर, अगर यूट्रस का कैंसर है, अगर अर्ली स्टेज है, बहुत कन्फाइंड है, तो बहुत बार सर्जरी ना करके यूट्रस को ना, नॉर्मली क्या है कि जब यूट्रस का कैंसर होता है तो यूट्रस निकाला जाता है, साथ में कुछ और भी सर्जरी करना होता है। तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी का कोई प्रिजर्वेशन का कोई स्कोप नहीं रहता। मगर ऐसे में क्या करते हैं कि अगर अर्ली कैंसर है तो दवाइयों से उसको सप्रेस किया जाता है जी। और फिर जो है पेशेंट को अलाउ किया जाता है प्रेग्नेंट होने का। जब बीमारी दब जाती है उसको अलाउ किया जाता है प्रेग्नेंट होने के लिए, और उसके बाद जब सब फैमिली कंप्लीट हो जाती है, इन द सेंस प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, उसके बाद पेशेंट को बोला जाता है कि आके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लीजिए, सर्जरी करवा लीजिए। ऐसे ही बाकी जो कैंसर्स हैं उसमें भी, अगर सर्विकल कैंसर है उसमें भी तरीके हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के, ओवेरियन कैंसर में भी तरीके हैं। सो बहुत बार जो है हम लोग मिल के फर्टिलिटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ मिल के पेशेंट को उनके पास भेजते हैं। तो ऐसे पेशेंट कभी कभार अपने एग्स जो है प्रिजर्व करवा लेते हैं, कभी कभार जो है इन एग्स के साथ एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। सो इट कैन बी ईदर एग प्रिजर्वेशन और एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, और कई बार जो है ओवेरियन टिश्यू को हम प्रिजर्व करते हैं। और आजकल तो बहुत सारी जो गायनी की सर्जरीज भी हैं ना, उसमें भी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की जाती है, मतलब सर्जरी इस हिसाब से की जाती है प्रोवाइडेड वो अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं। अगर बहुत लेट स्टेज के कैंसर्स हैं तो उसमें मुश्किल हो जाता है, उसमें फिर नहीं होता। हम एक कई बार वो साइड प्रिजर्वेशन वगैरह कर सकते हैं, बट अदरवाइज। आपसे मैडम ये भी जानना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के परिवेश में आप गायनेकोलॉजिकल इश्यूज को कैसे देखते हैं? यहाँ तो आप शायद से अक्सर आती होंगी, आप जहाँ यहाँ पेशेंट्स को डील करती है, तो यहाँ की मानसिकता और यहाँ, अब बताइए हमें कुछ। यहाँ के पेशेंट्स जो हैं मैंने देखा है कि अगर उनको जब वो आते हैं और जब उनको हम समझाते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज इस तरह से किया जाएगा, मैंने देखा कि अक्सर वो समझते हैं इस बात को, मतलब बहुत आनाकानी नहीं करते हैं। जो हमारे जितने भी मरीज हमारे संपर्क में आए, वो मुझे लगता है कि यहाँ तो थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा है, या जो हमारे तक पहुँच पाते हैं मैदान तक उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है। बट इन जनरल मैं चाहूँगी आपके माध्यम से ये कहना कि हर महिला को ये पता होना चाहिए कि किसी को भी कैंसर हो सकता है जी, तो फिर हमें भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उसकी जानकारी रहनी चाहिए कि क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है। जैसे अभी हमने बात करी कि प्रिवेंशन कैसे करना है, एग्जैक्टली। वैसे ही उनको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, मतलब जानकारी होनी चाहिए, वो जागरूकता होनी चाहिए उस बात की कि भाई हाँ, अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना है।
जी ठीक है। तो जितना अर्ली डिटेक्शन होता है कैंसर का, उतना ही बेहतर इलाज होता है। बिल्कुल। कैंसर से बचा जा सकता है कुछ कैंसर से, मगर कुछ कैंसर जब हो जाए तो अगर जल्दी पकड़ में आ जाए, जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, तो फिर उससे इलाज अच्छा होता है और जी, लंबी लॉन्जिविटी भी बढ़ जाती है। longevity, बिल्कुल। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के परिवेश में बात करें कि यहाँ जो ट्रीटमेंट है, यहाँ जो इलाज है, या मशीन्स की रिक्वायरमेंट या वैसे अवेलेबल अच्छे डॉक्टर्स है, आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जी। मैं कुछ साल पहले भी यहाँ आई थी, आज भी मैं यहाँ हूँ। मैंने देखा है कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं, हर चीज़ की उपलब्धि अब ज़्यादा हो रही है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमेशा से भारत का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरे भारत देश पे। बिल्कुल। तो इसीलिए ये एक प्रश्न था मेरा। और खासकर अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, आज जो यंगस्टर्स है उनका जो लाइफस्टाइल है पुराने महिलाओं के अनुसार, उनके मुताबिक, उनके कंपैरिजन में तो काफ़ी अलग है। तो उस लाइफस्टाइल से कैंसर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैंसर होने के क्या प्रभाव होते हैं? इन जनरल ऑल्सो जी। लाइफस्टाइल का एक बहुत ही महत्व है। सो अब पहले जो खाना था बहुत संतुलित हुआ करता बिल्कुल। था, अब वो चीज़ नहीं है। ठीक है। सो एक संतुलित आहार खाना, एक बैलेंस्ड डाइट खाना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जी। ठीक है। जो भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, आपने देखा होगा आजकल उसका ज़रा ज़्यादा सेवन किया जाता है। सो प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने चाहिए। जो अगर आप मीट खाते हैं तो फिर लीन मीट खाना चाहिए, जैसे चिकन है, फिश है, वो अच्छा मीट है। जी। रेड मीट जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। जी। टोबैको किसी भी रूप में उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल भी अवॉइड करें और एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल। यही बात मैं है कि आपको पूछने पहले वाला जो था है, जी, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, योगा बिल्कुल। वगैरह का कितना महत्व है इसमें? बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। एक्सरसाइज अपने आप में, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जी। और अगर हम ये चीज़ करते हैं और अपना एक इसके साथ एक वज़न भी ठीक रहता है, एक तो एक मानसिक जो है क्षमता वो अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती जी। है। इवन जो वेट है वो ठीक रहता है। और मैंने आपसे बताया कि ओबेसिटी अपने आप में इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर्स। Hello everyone, I'm Dr. Sabhyata Gupta, Chairperson Department of Gynecology and Gynec-Oncology at Medanta the Medicity, Gurgaon. Cervical cancer is the cancer of the mouth of the uterus caused by a sexually transmitted virus, that's the human papilloma virus. More than 79,900 ladies die of this cervical cancer every year in India. It's the second most common cancer in ladies in India. This is a cancer which is absolutely preventable. And there are two important preventive measures. First one is a cervical cancer vaccine. So depending upon your age, you'll be asked to take either 2 doses or 3 doses of vaccination. You must go to your doctor, consult and get the vaccination done. So it can be given after the age of 9 years. The next important preventive measure is screening. So all the ladies after the age of 21 should get themselves screened on regular basis. It can either be a pap smear to be done every 3 years. An ideal and better would be to get your HPV testing done. If this HPV testing done along with the pap smear, then we can actually do the spacing and we can do the screening every 5 years. It's important to have and cultivate healthy lifestyle. So eat good diet, exercise regularly, do not consume tobacco and practice safe sex. मैंने आपके इम्यून थेरेपी के बारे में भी कहीं ना कहीं सुना है। जैसे आज मेरे किसी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जो केमोथेरेपी लेने के बाद कभी कभी पेशेंट्स को इम्यून थेरेपी भी दिया जाता है। इसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। अब साइंस ने बहुत तरक्की करी है जी। तो अब कुछ ट्रीटमेंट ऐसे भी हैं जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम को और बढ़ाया जाता है जी। ताकि वो एनहांस करते हैं उसको, और उसके साथ ताकि वो जो कैंसर सेल्स हैं उनको पहचान पाए और उनका ट्रीटमेंट कर पाए, उनको दबा पाए। जी जी। सो अपने आप में कुछ फील्ड्स में इम्यूनोथेरेपी का आजकल बहुत प्रॉमिसिंग रोल है, आई मस्ट से दैट। जी। हम अब ब्रेस्ट कैंसर की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो क्या अर्ली साइंस हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? जब भी किसी महिला को ऐसा लगे कि जो उनका ब्रेस्ट है
उसके स्किन पे कोई रेडनेस है या कोई रैश हो गया है, चाहे निपल पे है चाहे स्किन पे है, या फिर जो है उनकी स्किन जो है ब्रेस्ट की वो जैसे संतरे का होता है ना छिलका, जी, अगर डिम्पलिंग हो गई है, कुछ वैसी वाली स्किन हो गई है, ये दो हो गए। तीसरा जो है अगर कोई मास फील होता है, अगर लगता है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो रही है जी। तो वो एक साइन होता है। अगर ब्रेस्ट का आकार लगता है कि पहले से बदल गया है, वो भी एक साइन है जो ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसा कुछ भी अगर आए नज़र तो डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर निप्पल में से कोई डिस्चार्ज होता है जी। तो भी डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए। ऐसे कुछ फूड्स जो कि सुपर फूड्स बोल सकते हैं कैंसर के लिए, एंटी कैंसर है, जो कि हमें कैंसर से लड़ने की बहुत मदद करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि संतुलित आहार होना चाहिए जी, और मैंने बताया कि प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने, एरेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, स्मोक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बाकी हाँ कुछ है फूड, जैसे टर्मरिक का भी काफ़ी रोल है, इस तरह से फिर बहुत है। जी। अगर आप मीट खाते हैं तो फिर मीट भी जो है वो लीन वाला खाना चाहिए, दूसरा नहीं खाना चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर पर वापस आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में जो आपका ट्रीटमेंट है वो उसके बारे में कुछ हमें बताएं, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है? ब्रेस्ट कैंसर में भी जो मैं एक बात कहना चाहूँगी वो ये है कि इसमें भी अर्ली डिटेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जी, अगर अर्ली डिटेक्ट होता है तो जल्दी इलाज करते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, जी, ठीक है। और अर्ली डिटेक्शन के लिए आपने सुना होगा कि मैमोग्राम बोला जाता है जी। कि कराना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है बहुत स्ट्रांग तो 40 साल की बात की रेगुलर बेसिस पे मैमोग्राम कराना होता है। कभी कभी आपका डॉक्टर जो है वो एमआरआई बोलेगा। जी। अपने आप को खुद आपको एग्जामिन करना आना चाहिए कि अपनी ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करते हैं। साथ ही में डॉक्टर के पास जाके एक एनुअल चेकअप में जाके डॉक्टर से भी जांच करवानी चाहिए। जी, जब इलाज की बात आती है फिर वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है, किस तरह की सर्जरी होनी है, क्या सर्जरी होनी है। सो सर्जरी, कीमोथेरेपी, आगे जा या रेडिएशन, इन सब का कभी कभार कुछ कुछ डिफरेंट स्टेजेस में रोल रहता जी। है। तो अब हम ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर्स के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि मतलब कैसे हम अर्ली सिम्टम्स को पकड़े और फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जो ओवेरियन कैंसर है ये अक्सर देखा गया कि बहुत लेट पकड़ में आता है। इनफैक्ट 70% केसेस जो हैं वो स्टेज 3 या 4 में पकड़ में आते हैं। उसका कारण ही ये है कि ये कई बार बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं देता है, जी, फैल जाता है फिर सिम्टम्स आते हैं। और कभी कभार जो सिम्टम्स देता भी है, जो सिम्टम्स होते भी हैं, तो पेशेंट सोचता है ये तो एक नॉर्मल जीआई सिम्टम जैसा है, जैसे कि बहुत बेल्चिंग हो रही है, डिस्पेप्सिया हो रहा है, खाना पच नहीं रहा, खाना खाया पच नहीं रहा, हल्का हल्का पेट में दर्द है, या कोई बॉवल सिम्टम्स आ गए जैसे लूज मोशंस होना शुरू हो गए या कुछ कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो अक्सर पेशेंट ये सोचता है कि ये तो कुछ नहीं है, तो एक खाना खराब खाया था तो ऐसा हो गया, या जीआई सिम्टम्स हैं। मगर बहुत बार ये जो है ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। अगर वज़न कम हो रहा है, बिना वजह वज़न कम हो गया, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ भी नहीं किया और आपका वज़न कम हो रहा है, आपकी भूख नहीं रही, जी। ऐसी चीज़ों में ज़रूर जाके एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम सर्वाइकल कैंसर्स के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। सर्विकल कैंसर देखा गया है कि अक्सर मेजॉरिटी जो है वो एक वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, उसकी वजह से होता है। और मगर अच्छी बात यह है कि अगर ये वायरस आ भी गया है आपकी बॉडी में, पर बॉडी की अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वायरस अपने आप ही बॉडी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी टेस्टिंग करानी चाहिए। जी, अगर कभी भी हम आपकी टेस्टिंग करते हैं किसी पेशेंट की और पता चलता है कि ये वायरस है इसमें, तो हमारे पास बहुत टाइम होता है कि इनिशियल इन्फेक्शन से लेके फाइनल कैंसर बनने तक बहुत टाइम होता है हमारे पास इंटरवीन करने का। तो ऐसा किया जाता है, जब स्क्रीनिंग होती है, अगर पता चल जाए कि इस पेशेंट को HPV इन्फेक्शन है तो उसका फिर टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा वाला है, क्या हाई रिस्क है या कैसे है। फिर अकॉर्डिंगली कैंसर होने से पहले जब प्री कैंसरस चेंजेस हो रहे होते हैं तभी इलाज कर लेते हैं, ताकि वो कैंसर में कन्वर्ट ही ना हो। बट अदरवाइज अगर बहुत कोई मैला सा डिस्चार्ज वजाइना से रहता है या सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, या यूँ कह लो कि 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है, अगर ऐसा कुछ भी है या पेट में दर्द रहता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आपका डॉक्टर देख के बताएगा कि क्या ये कुछ नॉर्मल इन्फेक्शन जैसा ही है या कुछ कैंसर जैसा बन रहा है। जी।
तो आप काफ़ी साल से इस फील्ड पे एक्सपर्ट रही है, कुछ सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? मान लीजिए आज का काफ़ी महिला दर्शक इस कार्यक्रम को देख रही हैं, कुछ दुर्भाग्यवश ग्रसित भी हो सकती है इस भयानक रोग से, तो आप कुछ सक्सेस स्टोरी सुनाएं ताकि उनको मोटिवेशन फील हो और एक तंदुरुस्ती आए ताकि उस बीमारी से बाहर निकल सके वो। अगर हम सर्विकल कैंसर की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने अक्सर देखा है कि स्क्रीनिंग में ही बहुत सारे लोग पकड़ में आ जाते हैं और हम उनका टाइमली इलाज कर देते हैं, तो वो नौबत ही नहीं आती कि वो कैंसर की तरफ बढ़े। और अब तो वैक्सीनेशन है अवेलेबल, अगर हम वैक्सीनेशन टाइम पे लगवा लेते हैं तो कैंसर बनने का सवाल ही नहीं होता जी। अगर थोड़ा बहुत चांसेस हैं भी हैं तो वो स्क्रीनिंग में पकड़ में आ जाएंगे। सो ये रही सर्विकल कैंसर की बात, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इनफैक्ट अब तो WHO का एम है और हम हिंदुस्तान भी उसमें शामिल हैं इस एम में कि हम चाहते हैं कि जल्दी ही ये सर्विकल कैंसर जो है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए, बहुत कम हो जाए। अगर हम बाकी कैंसर्स की बात करते हैं, अगर हम यूट्रस के कैंसर की बात करते हैं तो अक्सर अगर मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए जी। आपने टेस्टिंग की बात की हमसे, ये पैप स्मीयर और HPV टेस्टिंग के बारे में कुछ हमें बताइए शॉर्ट में। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं करना होता है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए तो वो आपका, जैसे नॉर्मली लेडीज़ को लिटा के एग्जामिन किया जाता है, उस पोजीशन में लिटा के डॉक्टर आपको अंदर से देखेंगी और ये जेंटल तरीके से बिना किसी दर्द के ये टेस्ट हो जाता है और इसको टेस्ट को एक स्मेयर बनाया जाता है या इसको लिक्विड में डाला जाता है और टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है और जल्दी ही रिपोर्ट आ जाती है जी। आजकल तो सेल्फ सैम्पलिंग भी होती है, बिल्कुल। अगर आप अपने डॉक्टर से बात करें, आपको अगर कोई संकोच है डॉक्टर के पास जाके करवाने में तो सेल्फ सैम्पलिंग भी करा सकते हैं। तो हम घर पे कर सकते हैं ये सुविधा? बिल्कुल जी। तो तमाम दर्शक जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप कुछ एक संदेश देना चाहेंगे कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर के बारे में, खासकर जो लोग महिलाएं से ग्रसित है, जो एक रे ऑफ होप है उसको लूज ना करें, पॉसिबल है ट्रीटमेंट? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी जिम्मेदारी आप खुद लें। सो अपनी सेहत की जिम्मेवारी आप खुद लें, पहली बात। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि सिम्टम्स जो हमने बातें करी कि भाई ये सिम्टम्स होते हैं इस कैंसर के, ये सिम्टम होते हैं उस कैंसर के, बजाय इसके कि वो नौबत आए कि सिम्टम्स की बारी आए, उससे पहले ही स्क्रीनिंग करानी चाहिए, उससे पहले ही वैक्सीनेशन लेना चाहिए और अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। जब आपकी बॉडी आपको बताए कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, जब आपको ये महसूस हो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको आ रही है, फिर कोई संकोच नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि पहले तो प्रिवेंशन पॉसिबल है और अगर बीमारी हो भी गई, अगर कैंसर हो भी गया है, अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है तो इसका पूरा इलाज हो जाता है, बहुत ही सक्सेसफुल इलाज होता है, ठीक है। और अगर लेट स्टेज में आता है तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते। सो वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि लेट हो जाए और फिर हम अच्छा रिजल्ट ना ले पाएँ। डॉक्टर सभ्यता गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संपूर्ण दूरदर्शन मंच की तरफ से आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने दर्शकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गायनेकोलॉजिकल कैंसर और गायनेकोलॉजी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। तो दर्शक, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सभ्यता गुप्ता, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया होगा, साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। और कार्यक्रमों के लिए DD आसाम देखते रहिए, जल्द मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।